मित्रों नमस्ते। दक्षिण भारत इस वक्त देश की सबसे बड़ी राजनीति की प्रयोगशाला बन चुका है और एक ये ऐसा मंच बन चुका है जहां पर सिनेमा के दो महानायक अब आमने सामने हैं। दोनों के पास में जनता का बेइंतहा प्यार है और दोनों ही रुपले पर्दे की दुनिया छोड़कर राजनीति में आए हैं, सियासत में आए हैं। लेकिन दोनों भारत को तो बिल्कुल अलग और तो बिल्कुल विपरीत दिशाओं में ले जाना चाहते हैं। मित्रों, मैं बात कर रहा हूं, एक तरफ है पवन कल्याण जो आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं और जो खुलकर कहते हैं कि मैं एक सनातनी हिंदू हूं, जो हिंदू सांस्कृतिक पहचान, राष्ट्रवाद और विकास की बात करते हैं, जो देश के भविष्य को राष्ट्रीय अखंडता से जोड़कर देखते हैं। 2024 के चुनाव में उनकी पार्टी ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं करी थी। और दूसरी तरफ है तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार जोसेफ विजय, जिन्हें उनके फैंस प्यार से थलपति यानी सेनापति कहते हैं। मई 2026 में विजय की नई पार्टी बनती है और तमिलनाडु में वो करिश्मा कर दिखाते हैं जो पिछले 59 साल में कोई तीसरा दल नहीं कर पाया। यानी कि बैटल फॉर साउथ अब सिर्फ कोई थ्योरी नहीं रही, अब ये हकीकत बन चुकी है जो इस वक्त जमीन पर घट रही है और इसके नतीजे तय करेंगे कि आने वाले सालों में भारत की राजनीति किस दिशा में मुड़ेगी। तो क्या है इन दोनों की विचारधारा और इस महामुकाबले में जीत किसकी होगी? आइए इस वीडियो में इसे गहराई से समझते हैं। इस जंग को समझने के लिए पहले यह समझना होगा कि दक्षिण, खासकर तमिलनाडु की राजनीति की नींव किस पर टिकी है। दशकों से राजनीतिक विश्लेषक कहते आए हैं कि उत्तर और दक्षिण भारत की राजनीति बिल्कुल अलग है। माना जाता था कि उत्तर की हिंदू राष्ट्रवादी राजनीति दक्षिण के इस किले को नहीं बेच सकती और उसके पीछे एक मजबूत वजह यह थी द्रविड़ विचारधारा। पिछले दशक में पेरियार के आत्मसम्मान आंदोलन से शुरू हुई यह राजनीति जातिवाद के खिलाफ खड़ी हुई, लेकिन आगे चलकर इसने हिंदी विरोध और क्षेत्रीय गौरव को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। 1965 का एंटी हिंदी आंदोलन इतना बड़ा था कि उसने तमिलनाडु की सियासत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। नतीजा 1967 से लेकर आज तक तमिलनाडु में सिर्फ दो ही द्रविड़ पार्टियां, डीएमके और एआईडीएमके का राज रहा है और यह एक ऐसा मजबूत किला बन गया जिसे बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टियां कभी भेद नहीं पाई। लेकिन ध्यान रहे, पूरा दक्षिण भारत एक जैसा नहीं है। कर्नाटक में बीजेपी सरकार बना चुकी है, तेलंगाना और आंध्र की अपनी अलग राजनीति है। द्रविड़ विचारधारा का सबसे मजबूत गढ़ केवल तमिलनाडु रहा है और दक्षिण इसलिए मायने रखता है क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था और विकास में इसका योगदान इसकी आबादी के अनुपात से कहीं ज्यादा है। यहाँ की राजनीति का एक और अहम हिस्सा है सिनेमा। एमजीआर, जयललिता, करुणानिधि से लेकर आंध्र में एनटीआर तक यहाँ पर्दे के नायक हमेशा से सत्ता के सिपाही बनते आए हैं और अब इसी इतिहास की जमीन पर दो नए सुपरस्टार उतरे हैं जो दो विरोधी विचारधाराओं की परीक्षा ले रहे हैं। पवन कल्याण का जो सफर है किसी शॉर्टकट का मोहताज नहीं रहा। मेगा स्टार चिरंजीवी के छोटे भाई होने के बावजूद उन्होंने जमीन पर पसीना बहाया है। 2014 में जनसेना पार्टी बनाई और 2019 के चुनाव में उन्हें करारी शिकस्त मिली। खुद 2 सीटों से चुनाव हार गए, पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली। कई लोगों ने कहा कि पवन कल्याण का राजनीतिक करियर खत्म हो गया है, लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। वो वापस फिल्मों की सुरक्षित दुनिया में नहीं गए, उन्होंने एक कठिन रास्ता चुना और किसानों के हक के लिए काकीनाडा में धरना दिया। पूर्वी घाट के जंगलों में अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाई और उसी दौरान उन्होंने अपनी एक और पहचान को कभी नहीं छिपाया, अपनी सनातनी हिंदू पहचान। जब देश में सेक्युलरिज्म की आड़ में धार्मिक पहचान छिपाने का चलन था तो पवन कल्याण ने खुलकर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करी। लेकिन उनका ये फार्मूला सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं था। उनका जो फार्मूला था वो विकास प्लस सांस्कृतिक पहचान, डेवलपमेंट प्लस कल्चरल आइडेंटिटी तक
बढ़ चुका था। फिर आया 2024 का चुनाव। टीडीपी और बीजेपी के साथ गठबंधन करके पवन कल्याण ने वो चमत्कार किया जो भारत की राजनीति में विरला ही होता है। जनसेना ने जिन 21 सीटों पर चुनाव लड़ा, उन सभी 21 सीटों पर जीत हासिल करी, यानी कि 100% का स्ट्राइक रेट। आज वो आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम है और उनके समर्थक उनके इस मॉडल को देश के लिए एक सकारात्मक राह मानते हैं। एक ऐसा दक्षिण जो अपनी संस्कृति पर तो गर्व करता है, जो उत्तर से टकराता नहीं बल्कि कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र निर्माण में साथ चलता है। अब चलते हैं आंध्र से कुछ 100 किलोमीटर दूर तमिलनाडु, जहां मई 2026 में एक और इतिहास रचा गया। 30 साल का फिल्मी करियर 69 ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाले जोसेफ विजय ने फरवरी 2024 में एक्टिंग छोड़ने का ऐलान किया और अपनी पार्टी बनाई तमिलगा वेतरी कड़गम टीवीके। विजय के पास सबसे बड़ा हथियार था उनका फैंस का नेटवर्क। राज्य के करीब 85,000 फैन क्लब रातों रात एक राजनीतिक संगठन में बदल गए। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की सलाह और अक्टूबर 2024 की विक्रम वंडी रैली के जनसैलाब ने स्थापित पार्टियों की नींद उड़ा दी और फिर मई 2026 के नतीजों ने पूरे देश को चौंका दिया। अपने पहले ही चुनाव में विजय के टीवीके ने 234 में से 108 सीटें जीतकर तमिलनाडु के 59 साल पुराने द्विध्रुवीय मतलब 2 पार्टी सिस्टम को उखाड़कर फेंक दिया। डीएमके महज 59 सीटों पर सिमट गई और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन खुद अपनी ही सीट पर हाथ गए। हालांकि बहुमत से थोड़ा दूर रहने के कारण राज्य में हंग असेंबली की स्थिति बनी, लेकिन विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश कर यह साबित कर दिया कि तमिलनाडु के नए किंग सिर्फ विजय ही है। लेकिन विजय की इस जीत के पीछे सिर्फ एक विचारधारा नहीं, बल्कि मौजूदा सरकार के खिलाफ भयंकर एंटी इनकम्बेंसी और बदलाव की भूख भी थी। उनके सामने कुछ गंभीर सवाल भी है। बीजेपी नेता के अन्नामलाई ने उन पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया कि वो खुद 3 लैंग्वेज फार्मूले वाले स्कूल चलाते हैं जहाँ हिंदी पढ़ाई जाती है, लेकिन राजनीति के लिए वो 2 लैंग्वेज फार्मूला की बात करते हैं। साथ में सवाल यह भी है कि क्या विजय की राजनीति भी उसी पुरानी द्रविड़ लाइन पर चलेगी जिस पर चलते हुए उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना बीमारियों से करी थी। तो अब असली सवाल पर आते हैं। बैटल फॉर साउथ में जीत किसकी होगी? यह लड़ाई सिर्फ 2 राज्यों या 2 मुख्यमंत्रियों की नहीं है, यह भारत के भविष्य की लड़ाई है और इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। बीजेपी का दक्षिण विस्तार पहला कारण। आंध्र में पवन कल्याण की जीत ने बीजेपी को दक्षिण का एक मजबूत पुल दिया है, जबकि तमिलनाडु में विजय का उदय इस राह को दोबारा मुश्किल बना रहा है। दूसरा है परिसीमन डिलिमिटेशन, इसका डर। आने वाले सालों में आबादी के आधार पर लोकसभा सीटों का दोबारा निर्धारण होना है और दक्षिण को डर यह है कि जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर काम करने के बावजूद संसद में इनकी आवाज कमजोर हो सकती है। क्षेत्रीय नेता इस डर को हवा दे रहे हैं और ऐसे में देखना होगा कि दक्षिण सहयोग का रास्ता चुनता है या टकराव का। तीसरा है युवा पीढ़ी की सोच। इन दोनों नेताओं की असली ताकत देश के युवा है, यानी दक्षिण की अगली पीढ़ी इन 2 बिल्कुल अलग सपनों के बीच में खड़ी हुई है। क्षेत्रीय गौरव की राजनीति चुनाव तो जिता सकती है, लेकिन उसकी एक सीमा होती है। उससे हमेशा खुद को बनाए रखने के लिए किसी विपक्षी या दुश्मन की जरूरत होती है। इसके विपरीत पवन कल्याण का मॉडल एक सकारात्मक दिशा दिखाता है, जो कहता है कि कोई राज्य अपनी अनूठी पहचान पर गर्व करते हुए भी राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ कदम से कदम मिलाकर तरक्की कर सकता है। भारत जैसे विविधता से भरे देश को आगे ले जाने के लिए और जोड़ने वाली राजनीति हमेशा तोड़ने वाली राजनीति से ज्यादा मजबूत साबित होती है। अब फैसला देश और दक्षिण की जनता को करना है। आपको क्या लगता है कि दक्षिण भारत का भविष्य किस मॉडल में सुरक्षित है? पवन कल्याण के सनातनी राष्ट्रवाद में या विजय के द्रविड़ गौरव में? अपनी राय हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।